Hello student, today we are going to understand our 12th chapter, that is balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेटा हम प्यार से BOP बोलेंगे. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है. फर्स्ट इज मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ BOP. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड balance of trade versus balance of payment, accommodating and autonomous capital flows, disequilibrium in BOP, and measures to correct disequilibrium in BOP. So first of all we will understand meaning of balance of payment. Balance of payment of a country can be defined as a systematic statement of all economic transactions of a country with rest of the world during a specific period, usually 1 year. Balance of payment क्या होता है? एक कंट्री का सिस्टमैटिक स्टेटमेंट होती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की, जो कि एक कंट्री के रेजिडेंट जो हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं. यूजुअली 1 ईयर के लिए कोई भी स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है. तो हमने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक कंट्री की एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक कंट्री के रेजिडेंट के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की जाती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, अब यहाँ पे जो है कंफ्यूज नहीं होना है. BOP जो है वो एक कंट्री के रेजिडेंट के जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है वो रिकॉर्ड होगी. इट मीन्स BOP जो है वो गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं है. यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन करता है कोई भी पर्सन, वो होना कौन चाहिए? एक कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए. एक कंट्री के रेजिडेंट के साथ का जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सब BOP में रिकॉर्ड होंगी. देन जो BOP अकाउंट जो होता है वो मेंटेन कौन करता है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन कंपाइल एंड पब्लिशिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा फॉर इंडिया सिंस 1948. इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके जो डेटा हैं उनको कंपाइल करता है RBI, और पब्लिशिंग भी RBI के द्वारा ही वे डेटा किए जाते हैं. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड हु आर इंक्लूडेड इन रेजिडेंट. जो रेजिडेंट होते हैं एक कंट्री के, जो रेजिडेंट होते हैं उनमें कौन इंक्लूड होता है? आप लोगों ने नेशनल इनकम में समझा था रेजिडेंट कौन होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री में होता है, ठीक है, या फिर वो 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में रहते हैं. तो आप लोगों को ये समझना है रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल भी एक देश का रेजिडेंट हो सकता है, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. हाउएवर रेजिडेंट डोंट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, टूरिस्ट, migratory workers and branches of foreign company, even though they work and operate within the domestic territory of a country. हमने ये कहा जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी ब्रांचेज जो हैं वो हमारे देश में काम कर रही हैं, वो पर्सन, वो कंपनीज हमारे देश में ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे देश की रेजिडेंट नहीं होंगी क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाइज नहीं करता. वो जस्ट यहाँ पे इसलिए काम कर रही है क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है अपनी होम कंट्री के लिए, ठीक है. तो चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क करे वो पर्सन्स, या फिर ऑपरेट की जाए कुछ कंपनियाँ, कुछ फार्म्स, लेकिन वो हमारे देश के रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है. आफ्टर दैट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने BOP से नोटिस किए. फर्स्ट इज ऑल ट्रेड्स
conducted by both the private or public sector are accounted for in the BOP in order to determine how much money is going in and out of a country. इसमें जो है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, उन दोनों सेक्टर्स के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जिससे मनी क्या तो कंट्री में आ रही है या फिर कंट्री से बाहर जा रही है, उन सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाएगा बीओपी में. आफ्टर दैट द सिस्टमैटिक अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. जैसे आप लोगों को पता है कि अकाउंट्स में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, जहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है उसके ऊपर 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है. सेम ऐसे ही बोथ साइड्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्रेडिट एंड डेबिट आर इंक्लूडेड. यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो भी डबल एंट्री सिस्टम को ध्यान में रख के ही की जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग हो रही है. तो यहाँ पे भी जो ट्रांजैक्शन रहेंगी वो डेबिट क्रेडिट होंगी. आफ्टर दैट इफ़ अ कंट्री हैज़ रिसीव मनी दिस इज़ नोन एज क्रेडिट. अगर एक कंट्री को मनी रिसीव होती है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में नोट करेंगे. इफ़ अ कंट्री हैज़ टू पे और गिवन मनी द ट्रांजेक्शन इज काउंटेड एज डेबिट. जो क्रेडिट जो होता है उसको हम पॉजिटिव आइटम से नोट करते हैं और जो डेबिट होता है उसको हम नेगेटिव आइटम से नोट करते हैं. यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो अकाउंट्स बच्चे पढ़ते हैं वो इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट वाला नेचर है इसका. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो मनी रिसीव होगी वो हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे और जो पे करना पड़ेगा वो हम डेबिट साइड में करेंगे. और वी कैन से क्रेडिट क्या होता है, इनफ्लोज, एंड डेबिट क्या होता है, आउटफ्लोज. आफ्टर दैट थ्योरेटिकली द बीओपी शुड बी ज़ीरो. जो बीओपी का जो बैलेंस होता है थ्योरेटिकली तो वो ज़ीरो होता है, बट इन प्रैक्टिस दिस इज़ रेयरली द केस. लेकिन इन प्रैक्टिस जो है वो बीओपी ज़ीरो नहीं होता. बीओपी कैन टेल द ऑब्जर्वर इफ़ कंट्री हैज़ अ डेफिशिट एंड और सरप्लस. क्या होगा, क्या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिशिट होगा. और वी कैन से क्या तो रिसिट्स ज़्यादा होंगी, पेमेंट कम होंगे, या फिर रिसिट्स कम होंगी, पेमेंट ज़्यादा होंगे. और वी कैन से इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज में कहीं ना कहीं इनबैलेंस होता ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्री का जो बीओपी अकाउंट है उसमें क्या तो डेफिशिट होता है या फिर सरप्लस होता है. ठीक है. एंड फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी द डिस्क्रिपेंसीज आर स्टीमिंग. हमने क्या कहा, ये जो डेफिशिट और सरप्लस होता है वो एक इकोनॉमी के लिए जो है विसंगतियाँ पैदा करता है और वी कैन से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं इकोनॉमी के लिए. ठीक है. तो ये जो बीओपी है वो हमें सजेस्ट करता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में हमें क्या पॉलिसीज़ बनानी है, क्या स्टेप्स लेने हैं. तो जब रिसीट्स ज़्यादा होंगी, जब हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा मिलती है और पेमेंट हमें कम करनी पड़ती है, इसका मतलब हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. जब रिसीट्स ज़्यादा होती है और पेमेंट कम होती है तब क्या होता है, बीओपी जो होता है वो सरप्लस में होता है. एंड इफ़ आवर इनफ्लोज इज़ लेस देन आवर आउटफ्लोज, और वी कैन से आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज, देन देयर विल बी डेफिशिट इन बीओपी. और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे. ठीक है. क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं उनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अकाउंट जो होता है वो उसको बैलेंस करना ही पड़ता है उसको क्लोज करने के लिए. इसलिए क्या है, बीओपी जो है थ्योरेटिकली तो हमेशा बैलेंस में होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो नहीं होती, उसको बैलेंस में करना होता है. आफ्टर दैट कोई भी कंट्री जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बीओपी क्यों बनाया जाता है. देखिए, द बेसिक पर्पस ऑफ बीओपी अकाउंटिंग इज़ नोन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द इकोनॉमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस. कोई भी कंट्री जो है वो बीओपी इसलिए बनाती है ताकि उसको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता चले इंटरनेशनल रिलेशन में. कैसे पता चलेगा, देखिए, स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक कंट्री जो है उसका जो मैक्सिमम इनफ्लो जो हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में
वो किन गुड्स एंड सर्विसेज से हो रहा है, और जो जो ज़्यादा पैसा जो बाहर जा रहा है और वी कैन से आउटफ्लो जो हो रहा है वो किन प्रोडक्ट्स पे, किन सर्विसेज पे हो रहा है, जिससे एक कंट्री को ये पता चले कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक कंट्री जो है, एक इकोनॉमी जो है, उसको पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं। आफ्टर दैट देखिए, बाय एनालाइजिंग द बीओपी अकाउंट of the last year, one can come to know the overall gains and losses from the international trade। जब बीओपी अकाउंट बनाया जाता है तो क्या होता है, एक कंट्री को पता चल जाता है कि ओवरऑल जो है कितना मुझे लॉस हुआ या फिर कितना प्रॉफिट हुआ इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, तो पता चलता है कि नेट इनफ्लो कितना हुआ या फिर नेट आउटफ्लो कितना हुआ, जिससे एक कंट्री जो है वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड के प्रॉफिट और लॉस को एनालाइज कर सकती है। आफ्टर दैट इट कैन बी एसर्टेन द वेदर कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बीओपी अकाउंट जब एक कंट्री बनाती है तो सबसे पहले तो उसको पता चलता है इंटरनेशनल ट्रेड की कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब होता है कौन से गुड्स सर्विसेज का जो है इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती है कंपोजिशन में, कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, दैट इज कंपोजिशन। डायरेक्शन का मतलब होता है कि हम किन किन देशों के साथ जो है इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन में आता है कि हम किन किन कंट्रीज के साथ हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। आफ्टर दैट कैपिटल मूवमेंट्स हैव इम्प्रूव्ड। ठीक है, हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितना इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स के द्वारा किया जा रहा है और हमारे देश के लोग जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने किन लोगों से बोरोविंग ले रखी है और हमने किन लोगों से बोरोविंग दे रखी है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कैपिटल मूवमेंट्स हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं और उन्हें हमें कैसे इम्प्रूव करना है। और कॉज डिट्रेशन इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, इससे हमें बीओपी से हमें पता भी चल जाता है कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारी कंट्री की, अगर वो अच्छी नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण है। अगर हमारी कंट्री जो है वो इंटरनेशनली बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही तो उसके पीछे क्या क्या कॉज हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बीओपी स्टेटमेंट गिव वार्निंग सिग्नल्स फॉर फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और अगर हमारी कंट्री को लेके कोई वार्निंग सिग्नल बना हुआ है तो बीओपी हमें सजेस्ट करती है कि फ्यूचर में हमें किस तरीके से पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना है, ताकि हम जो इस क्रिटिकल सिचुएशन से हम निकल सकें। तो ये एक ओवरव्यू था आपका, बीओपी जो है वो क्या होता है और कोई भी कंट्री जो है वो बीओपी को क्यों बनाती है। आफ्टर दैट हम जो है बीओपी का एक फॉर्मेट देखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि बीओपी अकाउंट कैसा होता है। देखिए, बीओपी एग्जाम्पल इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो बीओपी अकाउंट जो होता है वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के डेटा को लेते हैं। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गुड्स के डेटा को ले रहे हैं और जब हम इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट्स को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्रेड बैलेंस। ठीक है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड और वी कैन से ट्रेड बैलेंस। ठीक है, ये कौन सा ट्रेड होता है, विजिबल ट्रेड होता है, क्योंकि गुड्स जो होती है वो किसी मटेरियल से बनी होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास होता है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड में क्या होता है, हमारी सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे हमने क्या किया, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की, शिपिंग सर्विस प्रोवाइड की, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की फॉरेन कंट्रीज़ को, या फिर हमने उनसे ली। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उनसे सर्विस ले रहे हैं, उनका मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ओके, तो हमारे देश की जो रेजिडेंट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सर्विसेज ले रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस निकालेंगे दैट इज नॉन फैक्टर इनकम। आफ्टर दैट इनकम, ये जो इनकम है बेटे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर फॉरेनर्स ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो जो इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होती है वो यहाँ पे आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा।
इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होती है और जो हमने बोरोविंग दे रखी है फिर ले रखी है उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इनकम जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो हम उनको कितना दे रहे हैं और उनसे कितना ले रहे हैं उसका हम नेट यहाँ पे निकालेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है प्राइवेट ट्रांसफर्स। प्राइवेट ट्रांसफर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जैसे रेमिटेंस होती है। कोई एक फादर जो है वो फॉरेन कंट्री में काम करता है और वो अपने बच्चों के लिए जो है वो पैसे भेजता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रेमिटेंस हो गया। डोनेशंस मिलती हैं हमें फॉरेन कंट्रीज से और हम भी डोनेशन देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, और फॉरेन कंट्रीज से जो गिफ्ट मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, प्राइवेट ट्रांसफर्स और वी कैन से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो हमें उनसे मिल रही है और हम उनको दे रहे हैं, तो इन तीनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसका जो टोटल आएगा दैट इज द बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। देन बेटा जो हमारे पास विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड का जो बैलेंस आया है, जब उसको हम टोटल करेंगे और वी कैन से थर्ड और फोर्थ आइटम का जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। ओके, अब जो है करंट अकाउंट में अगर डेफिशिएट रह जाता है या फिर सरप्लस रह जाता है उसको हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट से। जो हमारा बीओपी जो होता है उसके ब्रॉड दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड। आफ्टर दैट जो कैपिटल जो करंट अकाउंट है उसमें हमारे पास नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिससे किसी भी कंट्री के एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो हमारी कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैपिटल नेचर की होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास, अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होती है। देखिए एक्सटर्नल असिस्टेंस और कमर्शियल बोरोविंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो कोई भी कंट्री जो है उसको बोरोविंग लेनी पड़ती है। बोरोविंग एक तो मिलती है मार्केट रेट पे और एक मिलती है कंसेशनल रेट पे। जो वर्ल्ड बैंक है उसकी कुछ ब्रांचेस हैं जो कंट्रीज़ को कंसेशनल रेट पे बोरोविंग प्रोवाइड करती हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जो बोरोविंग जो मिलती है कंसेशनल रेट पे उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस। और जो कमर्शियल बोरोविंग होती है वो मार्केट रेट पे होती हैं। आफ्टर दैट शॉर्ट टर्म डेट्स जो होती हैं वो होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए उधार दिया जाता है या फिर लिया जाता है। ओके, आफ्टर दैट बैंकिंग कैपिटल ऑफ विच एनआरआई डिपॉजिट्स, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट्स में क्या होता है, जैसे जो एनआरआई होते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं, वो किसी एक कंट्री में किसी दूसरी कंट्री में जो है वो पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक्स में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। उससे क्या होता है, किसी एक कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाती है और जो बैंक होता है वो कंपेरेटिवली उसके डोमेस्टिक जो बैंक होते हैं, डोमेस्टिक कंट्री के जो बैंक होते हैं उनसे कंपेरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, जो एक कंट्री जिसके पास बैंकिंग कैपिटल डिपॉजिट है एनआरआई की, वो लाइबिलिटी क्रिएट करती है। आफ्टर दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और वी कैन से एफआईआई, ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इसमें यही डिफरेंस होता है। एफडीआई जो होता है वो उसके ऊपर फुल कंट्रोल होता है, लेकिन एफआईआई जो होता है उसके ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है। इनके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उससे भी क्या होता है, हमारी एसेट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं ये सब कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। तो हम इन सब का नेट निकालेंगे कि हम कितना हमारे देश में इनफ्लो हो रहा है और कितना हमारे देश में आउटफ्लो हो रहा है। जब हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लो का बैलेंस निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का टोटल आएगा। आफ्टर दैट क्या होता है, जब हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ऐड करते हैं तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो छूट जाती हैं, जिनको हम एरर एंड ओमिशन के नाम से नोट करते हैं। आफ्टर दैट क्या होगा, हमने क्या किया, जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है, आवर फिफ्थ आइटम इज करंट अकाउंट बैलेंस, नेक्स्ट इज 12th आइटम इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड 13 इज एरर एंड ओमिशन। उससे हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट।
अब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारे पास सरप्लस में है, अभी हमारे पास सरप्लस में है, तो हमारे क्या होंगे, रिजर्व्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में है तो हमारे जो रिजर्व्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, ये प्लस माइनस साइन को सबको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको व्यू बताया गया है एक तरीके से, ताकि आपको ये पता चले कि जो बीओपी अकाउंट जो होता है वो किस तरीके से दिखता है। सो बीओपी अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसमें उसके 2 पार्ट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है बेटा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बीओपी स्टेटमेंट डिवाइड्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इनटू 3 अकाउंट्स। जो IMF अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बीओपी स्टेटमेंट की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है उनको 3 अकाउंट्स में कैटेगराइज करता है। फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल अकाउंट, वेयर करंट अकाउंट शुड बी बैलेंस बाय कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। जब भी करंट अकाउंट में डेफिसिट है, सरप्लस होता है, तो उसको बैलेंस किया जाता है कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट से। बट इन कंट्रीज लाइक इंडिया द फाइनेंशियल अकाउंट इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। लेकिन भारत जैसी कंट्री में क्या होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है वो इंक्लूड होता है कैपिटल अकाउंट में। सो वी विल अंडरस्टैंड बीओपी हैज़ 2 पार्ट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट we will understand current account, after that we will understand capital account. So what is current account? Current account records exports and imports in goods, जो क्या बोलेंगे हम, विजिबल ट्रेड बोलेंगे, ट्रेड इन सर्विसेज दैट इज इनविजिबल ट्रेड एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट है वो क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स को, ठीक है। तो एक अगर हम ब्रॉड व्यू लेके चलें कि करंट अकाउंट जो है उसमें क्या क्या होता है और इंडिया का एक व्यू लेके चलें, तो जो है हमारे पास जो है करंट अकाउंट जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था कि करंट अकाउंट में जो है नॉर्मल कोर्स वाले सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है कंट्रीज़ की, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो करंट अकाउंट है बेटे उसके 2 पार्ट्स होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल में आता है बेटा गुड्स, आफ्टर दैट इनविजिबल जो है उसमें आती है सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स, ठीक है। तो जो विजिबल ट्रेड होता है उसमें क्या आते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंडिया में क्या होता है, एक्सपोर्ट कम होता है जिसकी वजह से इनफ्लोज कम होते हैं, और इंपोर्ट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आउटफ्लोज ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इंडिया का जो विजिबल ट्रेड है वो लगभग क्या रहता है, डेफिसिट में रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट इनविजिबल ट्रेड की अगर हम बात करें तो आपको पता है हमारे यहाँ पे जो है, जो इकोनॉमी को अगर सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरेस्ट्री सेक्टर। और आपको पता है कि पिछले लगभग अगर हम बात करें लगभग पिछले 10 साल से जो हमारा टेरेस्ट्री सेक्टर है वो काफ़ी डेवलप हुआ है। तो जो हमारा जीडीपी में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो टेरेस्ट्री सेक्टर का होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, यहाँ पे जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनफ्लोज ज़्यादा होते हैं और आउटफ्लोज कम होते हैं। इसी वजह से जो हमारा सर्विस ट्रेड है वो क्या होता है, सरप्लस में होता है। नेक्स्ट इज इनकम में जो है हमने क्या कर रखा है, फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर बोरोविंग कर रखी है, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा और बोरोविंग पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड है, ये इनसे जो इनकम जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं इनकम, और ये इनविजिबल ट्रेड की कैटेगरी में आती है। और ये हमारे देश में डेफिसिट पे होता है क्योंकि हम बोरोविंग ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रखा है, इसलिए हमारे आउटफ्लोज ज़्यादा होते हैं और इनफ्लोज कम होते हैं। आफ्टर दैट ट्रांसफर्स में आता है रेमिटेंस, जिसमें आपको बताया गया था कि ये सब क्या होते हैं, वन साइडेड पेमेंट होती है, वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जिनके
कोई क्लेम नहीं हो सकता, इनको रीपेमेंट करने के लिए कोई क्लेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई किसी पर्सन ने गिफ्ट दिया तो वो पर्सन मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है कि मुझे भी उसको गिफ्ट देनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या होते हैं, वन साइडेड पेमेंट होते हैं। इसमें आता है रेमिटेंसेस, जैसे कि एक पिता जो है वो फॉरेन कंट्री में रहता है, वो अपने बच्चों के लिए पैसे भिजवाता है फॉरेन कंट्रीज से, मनी ट्रांसफ़र करता है, तो वो क्या होते हैं, रेमिटेंसेस होते हैं। डोनेशन मिलती है किसी से, गिफ्ट मिलता है, तो ये जो है ट्रांसफर्स जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इस वजह से जो ट्रांसफर्स जो होती है उनका सरप्लस रहता है हमारे पास। तो ये था एक करंट अकाउंट का व्यू आपके सामने हमने रखा कि करंट अकाउंट जो है वो नॉर्मल कोर्स और वी कैन से जो नॉर्मल फंक्शनिंग से जो भी ट्रांजेक्शन होती है उन सबको रिकॉर्ड करता है। और जो करंट अकाउंट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड। हमने आप लोगों को बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो एक कंट्री का सिस्टमैटिक स्टेटमेंट होती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को समझने के साथ साथ ही हम उसी टॉपिक में जो है करंट अकाउंट को भी समझेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो हैं जैसे ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर्स ऑफ मनी एंड अदर इन्वेस्टमेंट बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ द अनदर कंट्री, ये सब ट्रांजेक्शन्स जो हैं दैट आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, हमने कहा गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फॉर्म में, और सर्विसेज का हो रहा है, मनी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में हो रहा है या फिर इंडिया से बाहर हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को हमने कैटेगराइज किया है, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज अंडर, फर्स्ट इज विजिबल ट्रेड। ठीक है, विजिबल ट्रेड में क्या होता है, दिस इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स, इसमें सब फिजिकल गुड्स आते हैं, विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, दीज आर कॉल्ड विजिबल ट्रेड। क्योंकि ये क्या होते हैं, किसी मटेरियल से बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विजिबल ट्रेड बोलते हैं। क्योंकि दे कैन बी सीन, टच्ड एंड मेजर, उनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और उनको मेजर भी किया जा सकता है गुड्स को। आफ्टर दैट इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड में क्या आता है बेटा, देखो, इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, जितने भी टाइप ऑफ सर्विसेज हैं लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, विच आर गिवन एंड रिसीव्ड, जो हमने किसी दूसरी कंट्री को दी या फिर हमने रिसीव की, दीज आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम्स एज दे कांट बी सीन, इनको देखा नहीं जा सकता, ओनली फेल्ट, महसूस किया जा सकता है, ना उनको टच किया जा सकता है, ना उनको मेजर किया जा सकता है। तो ये होते हैं इनविजिबल आइटम्स। आफ्टर दैट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंस एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन्स, जो भी वन वे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सिंस दीज ट्रांजेक्शन्स डोंट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट, है ना, ये ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिनके लिए हम क्लेम नहीं कर सकते रीपेमेंट के लिए। दे आर ऑल्सो नोन एज अनरिक्वाइटेड ट्रांसफ़र। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, अनरिक्वाइटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं। आफ्टर दैट आ जाता है बेटा कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर रिलेट्स टू कैपिटल रिसीट्स, हमने बोरोविंग ली किसी से, एंड कैपिटल पेमेंट। ठीक है, तो ये जो कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट होती है, ये जो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में नोट होते हैं। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में हम समझते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमने बात की विजिबल ट्रेड की, है ना, तो सबसे पहले हम समझते हैं विजिबल ट्रेड जो है वो क्या होता है। विजिबल और वी कैन से मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसको बेटा मर्चेंडाइज भी बोलते हैं विजिबल ट्रेड को। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एब्रोड आर क्रेडिट एंट्री, अगर हमने गुड्स को सेल किया अब्रॉड में तो क्रेडिट एंट्री हो गई, बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन
गिविंग राइज टू मॉनेटरी क्लेम्स ऑन फॉरेनर्स रिप्रेजेंट क्रेडिट्स। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, अगर हमने एक्सपोर्ट किया तो मनी हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये क्रेडिट एंट्री हो गई। और मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स दैट इज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड आर डेबिट एंट्रीज बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शंस गिविंग राइज टू फॉरेन मनी क्लेम ऑन द होम कंट्री रिप्रेजेंट्स डेबिट। यहाँ से अगर इम्पोर्ट करेंगे तो आउटफ्लो होगा, तो उसको हम कहाँ पे नोट करेंगे, डेबिट एंट्री में। आफ्टर दैट देखिए, बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, इसके बैलेंस को हम जानते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से। अब देखिए, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है बेटा, ये सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिएंट भी हो सकता है। इफ विजिबल आइटम का जो एक्सपोर्ट है, और वी कैन से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इट मीन्स इनफ्लो ज़्यादा हुए और आउटफ्लो कम हुए, देन बीओटी में क्या है, सरप्लस है। और अगर एक्सपोर्ट कम है एंड इम्पोर्ट ज़्यादा है, देन डेफिशिएंट इन बीओपी। ठीक है, तो जो बीओपी जो है उसमें बीओटी, वी आर टॉकिंग अबाउट बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, नॉट बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात नहीं कर रहे, बीओटी इज द पार्ट ऑफ बीओपी। ठीक है, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, विजिबल ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, बीओपी जो है वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और इसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बीओटी होता है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। ओनली विजिबल आइटम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है क्या होता है, इट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all economic transactions between resident of a country and rest of the world in a given period of time. BOT includes only visible item. BOP includes visible items, invisible item, unilateral transfers, capital transfers. जो BOT होता है डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, जबकि BOP रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। सो BOT इज नैरेटर कंसेप्ट एज इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ BOP, वाइल जो BOP इज वाइडर कंसेप्ट एज इट इंक्लूड BOT, क्योंकि BOT जो है वो BOP का ही पार्ट होता है। अनफेवरेबल BOT, अगर BOT में अगर डेफिशिएंट है तो BOP के द्वारा मेट कर दिया जाएगा, बट अगर BOP में डेफिशिएंट है, अनफेवरेबल बैलेंस है, तो BOT जो है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा, उस बैलेंस को रिकवर नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये था आपका डिफरेंस। सो बेटा, अभी तक आपने देखा कि BOP क्या होता है, BOP के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, BOP में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, BOP की जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो क्या क्या होती हैं, और आपने विजिबल ट्रेड को पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। देखिए, हम विजिबल ट्रेड को पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल में बेटा सबसे पहले आ जाती है इनविजिबल सर्विसेज। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू सेल ऑफ सर्विसेज, द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज क्रेडिट एंट्रीज, एंड इनविजिबल इम्पोर्ट दैट इज परचेज ऑफ सर्विसेज आर डेबिट एंट्री। अब हम सर्विसेज को क्या करते हैं, सेल भी करते हैं एंड परचेज भी करते हैं। तो अगर हम सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमें मनी रिसीव हो रही है, तो क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। और अगर हम सर्विस परचेज कर रहे हैं, देन हमारे मनी का आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट एंट्री करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटे, एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया इज ए क्रेडिट एंट्री बिकॉज इट इज एन इनविजिबल एक्सपोर्ट। जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया में आते हैं तो क्या हो गया, हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, तो वो क्या हो गया, हमारा इनविजिबल एक्सपोर्ट हो गया। तो उसको हम कैसे नोट करेंगे, क्रेडिट एंट्री से नोट करेंगे। इन इंडिया द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैव emerged as a very important invisible items of India's current account। हमारे जो इंडिया जो है उसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे ऐप बना दी गई है, इंस्टॉल कर दी गई, ऐप को बना दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इनविजिबल ट्रेड का, करंट अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे क्या होता है, हमारे पास इनफ्लोज होते हैं। आफ्टर दैट है बेटा परचेज ऑफ फॉरेन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, टूरिस्ट एक्सपेंडिचर अब्रॉड फ्रॉम द इम्पोर्टेंट विजिबल एंट्री ऑन डेबिट साइड। ठीक है, अगर हम सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो दैट इज डेबिट साइड हो गया ना, वो उस पर क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है ना। आफ्टर दैट हमने सबसे पहले पढ़ा था सर्विसेज होती है इनविजिबल ट्रेड में। आफ्टर दैट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम की हम बात कर रहे हैं। इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉरेन कंट्रीज, जो हमने फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की, उनसे जो हमें इनकम जनरेट हुई। प्रॉफिट फ्रॉम द सब्सिडरी ऑफ कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर्स इन द फॉरेन कंपनी एक्सेट्रा। तो देखिए बेटा, हमने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है तो उससे हमें मिलेगा प्रॉफिट, हमने शेयर परचेज कर रखे हैं तो वहाँ से हमें मिलेगा डिविडेंड, और अगर हमने बोरोविंग दे रखी है तो हमें उनसे मिलेगा इंटरेस्ट, और वी कैन से लोन अगर दे रखा है तो हमें मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने देना भी होता है और लेना भी होता है, तो ये इनकम जो है बोथ साइड जनरेट हो रही है, तो उनका डिफरेंस जो आएगा दैट इज अवर नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। तो देखिए, इफ इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अगर इनकम रिसीव हो रही है, इट इज शोन एज द क्रेडिट टू द करंट अकाउंट। तो क्या होगी, रिसीव हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे करंट अकाउंट के। इफ पेमेंट आर मेड टू द रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज देन इट इज शोन एज डेबिट टू द करंट अकाउंट। अगर हम पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लोज होंगे, जिसको हम करंट अकाउंट के डेबिट में नोट करेंगे। आफ्टर दैट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, द अकाउंट इंक्लूड्स गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड पेड टू फॉरेन कंट्रीज। रिसीव भी होते हैं, पे भी किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में। तो जो यूनिलैटरल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज अनरिक्वाइटेड ट्रांसफर्स, they are called so because the flow of transfer is unidirectional और in one direction, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, there is no liability for an automatic reverse flow of repayment obligation in other direction since they are not lending and borrowing। किसी ने हमसे उधार थोड़ी ना दिया है भाई, उधार देगा तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, हमें उसका रिवर्स फ्लो करना होगा। लेकिन ये क्या है, ये होती है वन साइडेड पेमेंट, तो इसमें क्या होता है, कोई भी लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती, रिवर्स फ्लो नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी ओब्लिगेशन हमारे पास नहीं होती। देन दीज आइटम्स आर सिंपली गिफ्ट्स, ग्रांट्स, एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ वन कंट्री विद द अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक इंडियन वर्किंग है किसी एक फॉरेन कंट्री में, वो अपने एज्ड पेरेंट्स के लिए मनी भेजता है, तो वो क्या हो गया आपके लिए, हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज रेमिटेंसेस। और जो रेमिटेंसेस होते हैं वो कहाँ पे नोट होती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में। ठीक है, तो ये अगर हमें रिसीव हो रहा है तो ये क्या क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट के नोट होगा। सो हमने देखा बेटा कि जो विजिबल ट्रेड है उसका हमने बैलेंस निकालना देखा, फिर हमने जो इनविजिबल ट्रेड है उसके तीनों पार्ट्स को पढ़ा, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो किस तरीके से हम मेजर करेंगे। इन करंट अकाउंट रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल रिसिप्ट्स आर एंटर्ड एज क्रेडिट और पॉजिटिव आइटम। जो मिल रहा है वो क्रेडिट में जाएगा या फिर पॉजिटिव आइटम में जाएगा। एंड पेमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स आर एंटर्ड एज डेबिट और नेगेटिव आइटम। ठीक है, द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस इज द बैलेंस ऑफ
करंट अकाउंट। जो भी नेट वैल्यू जो हमारे पास आएंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वी कैन से विजिबल ट्रेड का बैलेंस और प्लस कर देंगे हम जो इनविजिबल का बैलेंस आया है। तो कैसे निकालेंगे इनविजिबल का बैलेंस, सर्विसेज का बैलेंस निकाला, इन्वेस्टमेंट इनकम का बैलेंस निकाला, आफ्टर दैट हमने यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का बैलेंस निकाला। ठीक है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को आपस में लेस किया, तो इन तीनों का जो बैलेंस आया जब इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास इनविजिबल का बैलेंस आ गया। फिर विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम का टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। देखिए, तो जो करंट अकाउंट है उसमें सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिएंट भी हो सकता है। अगर हमारे क्रेडिट आइटम्स ज़्यादा हैं, डेबिट आइटम कम है, तो इसका मतलब हमारे पास सरप्लस है। क्या बोलेंगे उसको, करंट अकाउंट सरप्लस। कैसे बोलते हैं, CAS के नाम से उसको डिनोट करते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट नेट इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब हमारे देश में जो है फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है। जो करंट अकाउंट सरप्लस है सिग्निफाइज दैट द नेशन इज अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम जो है वो लोगों को पैसा उधार में देने वाले हैं। ठीक है, वी आर लेंडर। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज इनफ है, बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है अगर हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट में सरप्लस है तो। आफ्टर दैट करंट अकाउंट डेफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते हैं CAD से। अगर हमारे क्रेडिट आइटम्स जो है वो कम है और डेबिट आइटम्स अगर ज़्यादा हैं, इट मीन्स नेट आउटफ्लो हो रहा है ना, नेट आउटफ्लो हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो नेशन है वो कैसे जाना जाएगा, नेशन इज ए बोरोवर। जो हमारा नेशन है वो क्या है, बोरोवर है। ठीक है, आफ्टर दैट तो देखेंगे बेटा हमारे पास जो क्रेडिट आइटम्स में आएगा वो क्या क्या आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर रिसीट्स, इनकम रिसीट्स। ये जो सब हमें मिल रही है ये हमारा क्रेडिट आइटम हो गया। और डेबिट आइटम्स में क्या आएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड इनकम पेमेंट्स। ठीक है, जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, आफ्टर दैट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर रिसीट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट ट्रांसफर पेमेंट्स। इनकम रिसीट्स माइनस इनकम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट इनकम रिसीट्स। ठीक है, इन सबको हम बोलेंगे करंट रिसीट्स और ये हमारी हो गई करंट पेमेंट्स। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा करंट रिसीट्स एंड करंट पेमेंट्स का, वो क्या आएगा, करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, और वी कैन से नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस नेट ट्रांसफर रिसीट्स प्लस नेट इनकम रिसीट्स, दैट इज करंट अकाउंट बैलेंस। ओके, तो यहाँ तक जो है हमने करंट अकाउंट को समझा है। आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है।